बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 16 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में से कुछ कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये तमाम के तमाम नहीं होंगे, अभी कुछ ऑपरेटर्स की डिस्कशन करेंगे और फिर सेकंड लेक्चर में इसको बाकी जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज जो डिस्कस किए जाने वाले ऑपरेटर्स हैं उनमें से सबसे पहला ऑपरेटर आपका कौन सा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सेकंड वन हम डिस्कशन करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के हवाले से, एंड थर्ड वन हम डिस्कशन करेंगे अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स के हवाले से। अब यहां पे देखिए जरा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के हवाले से। ऑपरेटर्स क्या थे ये हम लास्ट टाइम डिस्कशन कर चुके हैं और डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वो सिंबल जो कि कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर। अब बात किस चीज की कर रहा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर की। इसका मतलब है वो सिंबल्स जो कि अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहां पे देख लें, कहता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं? कहता है यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कौन कौन से डेली लाइफ में कर रहे होते हैं? हम मोस्टली एडिशन कर रहे होते हैं जिसे हम प्लस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम माइनस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं सब्ट्रैक्शन को, हम मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को एक्स सिंबल से डेली लाइफ में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने कीबोर्ड के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का साइन देखा हो तो आपको नजर आएगा कि वहां पे स्टेरिक सिंबल जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। लिहाजा यहां पर भी जब मल्टीप्लिकेशन की बात की जाएगी तो स्टेरिक सिंबल ही यूज करना है। अगर क्रॉस का सिंबल यूज करने की कोशिश करेंगे या एक्स का सिंबल यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो कोई भी ऑपरेटर नहीं है, इट्स अ कैरेक्टर। लिहाजा वो किसी किस्म का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा बल्कि एरर जनरेट कर देगा। देन आपके पास क्या आ जाएगा? डिवीजन। डिवीजन का सिंबल भी जरा गौर करें, आम रूटीन में हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कौन सा होता है? ये वाला, मैथ्स के अकॉर्डिंग। लेकिन कीबोर्ड के ऊपर आपको डिवीजन के लिए भी आपको कौन सा स्लैश का सिंबल नजर आ रहा होगा। लिहाजा आप इसी सिंबल को क्या करेंगे? यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिवीजन। याद रखिएगा, इन चार ऑपरेटर्स को तो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एक ऑपरेटर मजीद यूज किया गया और वो ऑपरेटर आपका कौन सा है? जो सा परसेंटेज सिंबल। ये परसेंटेज सिंबल का नेम क्या लिया जाता है? यानी कि मॉडुलस ऑपरेटर या फिर रिमाइंडर ऑपरेटर। अब रिमाइंडर का वर्ड याद रखिएगा रिमेनिंग वैल्यू से आया हुआ है। इंशाल्लाह इसको एग्जांपल्स के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पे डिस्कशन करते हैं। कहते हैं हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करें तो हम चाहे तो सारा का सारे इंटीजर वैल्यूज इस्तेमाल कर लें, हम चाहें तो सारी की सारी रियल वैल्यूज यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इस्तेमाल कर लें, और चाहे तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट दोनों इस्तेमाल कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये ऑपरेटर जो से हैं, ये चारों ऑपरेटर जो से हैं, ये क्या करते हैं? ये आपके इंटीजर और रियल यानी कि न्यूमेरिकल डाटा कोई भी हो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब हम आएंगे मॉडुलस ऑपरेटर की तरफ, जो कि आपका कौन सा ऑपरेटर है? रिमाइंडर ऑपरेटर। कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर के लिए जरूरी यह है कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज हो। अगर कोई एक वैल्यू भी इसकी दोनों साइड में से कोई एक वैल्यू भी अगर आपकी फ्लोटिंग पॉइंट हुई या पॉइंट वाली हुई तो वो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा बल्कि उस स्टेटमेंट को ही इनवैलिड स्टेटमेंट बना देगा। आगे फर्दर चलते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के हवाले से बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। जिसमें सबसे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है आपकी मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर के हवाले से। लिहाजा हम रिमाइंडर की एग्जांपल्स को ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है और किस तरह आपको जो है वैल्यू या आंसर जो है वो देता है। चलें चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं उनकी एग्जांपल्स के हवाले से। मैं पहले बता चुका हूं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये चारों ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करें, इसमें हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है।
हम 2 + 4 करें, 2 + 4.5 करें, हम 3.5 + 3.5 करें, हम 3.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, हम 3.5 को डिवीजन बाय 3.5 करें, हम किसी तरह से भी काम करें, ये एग्जैक्टली हमें कैलकुलेटर के ऊपर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर की, मॉडुलस ऑपरेटर की, तो मैंने क्या डिस्कशन की है सबसे पहले कि मॉडुलस ऑपरेटर के लिए सबसे पहली बात यह है कि इसके दोनों साइड्स पे इंटीजर वैल्यूज का होना जरूरी है। लिहाजा आज हम इस लेक्चर के अंदर सबसे ज्यादा जो एग्जांपल्स करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से वो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर ऑपरेटर के हवाले से करेंगे। रिमाइंडर ऑपरेटर के हवाले से मैंने कुछ ना कुछ जो सी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, अब देखिए लिखा हुआ है 20 रिमाइंडर 6, इसको थोड़ा समझिएगा। कहते हैं याद रखिएगा ये रिमेनिंग वैल्यू निकालता है आफ्टर डिवीजन। इसका मतलब है कि डिवीजन यहां पर भी हो रही है लेकिन वैल्यू कौन सी लेगा, रिमेनिंग। हम जरा कोशिश करते हैं पहली वैल्यू को सॉल्व करने की। देखिए 20 रिमाइंडर 6 का मतलब है 20 आप क्या करें इनसाइड रख लें और 6 आपका क्या होगा आउटसाइड। अगर हम गौर करें तो 6 × 3 आपका क्या बनता है 18। जहां तक बात क्लियर होगी। अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, रिमेनिंग क्या बचा 2, रिमेनिंग क्या बचा 2, यानी कि ये वैल्यू बेसिकली आपकी क्या है रिमाइंडर वैल्यू। ये आपकी वैल्यू कौन सी है रिमाइंडर वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जी रिमाइंडर आपका कब आएगा, जब आपकी वैल्यू कंप्लीट डिवीजन होगी या नहीं होगी। जो भी एंड पर रिमेनिंग बच जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा रिमाइंडर कहलाएगा। लिहाजा 20 रिमाइंडर 6 जब भी बात करेंगे तो क्या बनेगा आपका 2। क्लियर बेटा। अब आगे चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ, ज्यादा बेहतर तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन क्या कहता है 13 रिमाइंडर 4, 13 इनसाइड 4 आउटसाइड, यानी कि जो भी आपकी लेफ्ट वैल्यू होगी वो इनसाइड आएगी और जो भी आपकी राइट वैल्यू होगी वो क्या होगी आउटसाइड आएगी। 4 × 3 क्या बनता है 12, रिमेनिंग क्या बचता है 1। अगेन ये देखें ये कौन सी वैल्यू है रिमाइंडर वैल्यू। लिहाजा 13 रिमाइंडर 4 का आंसर क्या आ जाएगा 1। ये भी बात क्लियर होगी, किसी किस्म का कोई इश्यू तो नहीं है। गुड। आगे चलते हैं, 15 रिमाइंडर 4 की बात करते हैं। थर्ड एग्जांपल की तरफ हम आगे। 15 आपकी लेफ्ट वैल्यू है, लिहाजा इसे कहां लिखेंगे आउटसाइड, और इसके साथ आपकी 4 जो सी है वो क्या आपकी राइट वैल्यू है। लिहाजा 4 से हमने डिवीजन करनी है। हम क्या करेंगे अगेन 4 × 3 12, रिमेनिंग क्या बचा 3। अब ये जो 3 है आपका ये बेसिकली क्या आपका रिमाइंडर। लिहाजा हम क्या करेंगे 15 रिमाइंडर 4 पे जाके क्या लिख देंगे 3। बात क्लियर हुई, किसी किस्म का कोई इश्यू तो नहीं है। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। लिखा क्या हुआ है 10 रिमाइंडर 5। यहां पे आ जाते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10 रिमाइंडर 5, 5 × 2 क्या बता 10, रिमेनिंग क्या बचा है 0। इसका मतलब है जब भी कोई वैल्यू कंप्लीट डिवाइड होगी तो क्या होगा आंसर शुड बी 0। यहां पे बात क्लियर होगी ना कि अब यहां पे देख लें जब भी कंप्लीट डिवाइड होगी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब है रिमेनिंग अब कुछ नहीं बच रहा, रिमेनिंग क्या रहा है 0 हो गया है। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू थी वो कंप्लीट की कंप्लीट क्या हो चुकी है डिवाइड हो चुकी है। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं 4 रिमाइंडर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए अभी तक हमने जितनी वैल्यूज देखी हैं उसमें इंटरनल वैल्यू जो सी थी आउटर वैल्यू से क्या थी बड़ी थी, यानी कि आपका न्यूमिनेटर क्या था ग्रेटर देन था डिनोमिनेटर। यहां पर क्या हुआ है, यहां पे न्यूमिनेटर की वैल्यू लेस है डिनोमिनेटर। अब यहां पर कुछ बातें आपको बतानी जरूरी हैं, वो इससे पहले हम डिस्कशन करते हैं। वो कहता है कि जी अगर आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू है 4
तो इसके जो मॉडुलस हैं या रिमेनिंग क्या बन सकते हैं, 0, 1, 2 एंड 3, 0, 1, 2, 3। इसी तरह एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपका डिनोमिनेटर 99 है तो 0, 1, 2, 3 एंड अप टू 98। इसका मतलब है लास्ट वैल्यू देख ले क्या है, अगर 4 है तो 4 माइनस 1, 99 है तो 99 माइनस 1, 98। अब जरा गौर करते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, 5। अगर वैल्यू ऑफ 5 तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब जरा गौर करें, जो वैल्यू हम डिवाइड करना चाह रहे हैं क्या वो रिमाइंडर सेट का हिस्सा है, जैसे कि 4 है, 4 तो खुद इसके रिमाइंडर सेट का हिस्सा है। और दूसरा ऑप्शन कहता है अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम हो, लेस हो, तो आपका जो न्यूमिनेटर है वही क्या बन जाता है, आपका आंसर बन जाता है। उसके लिए आपको मॉडुलस की जरूरत ही नहीं है। क्यों, अगर मैं बात करूं यहां पर 5 इंटू 1 5, वो तो वैल्यू ही ज्यादा हो जाएगी। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 0 आएगा और रिमेनिंग क्या रहेगा, 4 रहेगा। लिहाजा न्यूमिनेटर की वैल्यू जब भी आपकी डिनोमिनेटर वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो न्यूमिनेटर है वो रिमाइंडर बन जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक, गुड। एक एग्जांपल मजीद लिख रहा हूं ताकि आपको एक्सप्रेशन की थोड़ी सी जान पहचान करवा सकूं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 11 रिमाइंडर 5.5। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अक्सर लोग इस पे कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन क्यों, क्योंकि वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मैंने क्या कहा था, इंटीजर के ऊपर से वर्क करता है रिमाइंडर, लिहाजा यहां पे पहली वैल्यू तो इंटीजर है, दूसरी वैल्यू आपकी फ्लोटिंग पॉइंट है। जैसे ये लिखा हुआ नजर आएगा इसका मतलब है ये आपका क्या है, इनवैलिड एक्सप्रेशन। यहां तक बात क्लियर। अब कोई एक वैल्यू या दोनों वैल्यू अगर इसमें से फ्लोटिंग पॉइंट आ गई तो आपका जो सा मॉडुलस ऑपरेटर है या जो रिमाइंडर ऑपरेटर है वो किसी किस्म का काम नहीं करेगा। लिहाजा यहां से हमें क्लियर होना चाहिए कि जी जब भी हम मॉडुलस की बात करेंगे तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे इंटीजर वैल्यूज का होना जरूरी है। दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि 20 रिमाइंडर 6 था तो हमने जब सॉल्व किया यहां पर तो 6 इंटू 3 18 आया, रिमेनिंग क्या बच गया 2 लिख दिया। 13 रिमाइंडर 4 था, 13 को 4 से डिवाइड किया, 3 से 12 आया, रिमेनिंग क्या बचा 1। फिर 15 रिमाइंडर 4 था, 15 को 4 से डिवाइड किया तो रिमेनिंग क्या बचा 3। 10 को जब 5 से डिवाइड किया तो रिमेनिंग क्या बचा 0 0। 4 रिमाइंडर 5, क्योंकि 4 आपका न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर था, लिहाजा 4 बिकम्स द आंसर। और लास्ट एक्सप्रेशन जो मैंने अभी लिखा है इसलिए लिखा था ताकि आपको यह बता सकूं कि इनवैलिड क्यों किस केस में है, वो ये था कि मॉडुलस का ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पे काम कर सकते हैं, वो किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के ऊपर काम नहीं कर सकता। और अगर फ्लोटिंग वैल्यू के ऊपर काम नहीं कर रहा तो कोई एक वैल्यू या दोनों वैल्यू अगर फ्लोटिंग पॉइंट हुई तो इट मींस कि आपका एक्सप्रेशन क्या है, इनवैलिड एक्सप्रेशन है। यहां तक बात क्लियर होगी, गुड, एक्सीलेंट। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। सेकंड ऑपरेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एक्सप्रेशंस के अंदर इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। कहता क्या है, यूज टू असाइन वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। जरा गौर करें, इनिशियलाइजेशन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। हमने क्या कहा था, असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए हम क्या कर रहे थे, उसे वैल्यू असाइन कर रहे थे। इसका मतलब है हमने उस वक्त ये भी पढ़ा था इनिशियलाइजेशन क्यों जरूरी है, वो पूरा एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशियलाइजेशन या असाइनमेंट क्यों जरूरी होती है, इसका पर्पस क्या है, ये पूरी की पूरी डिस्कशन हो चुकी हुई है। अब यहां पे क्या कहता है, कहता है असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है किस पर्पस के लिए, वैल्यू को असाइन करने के लिए किसी ना किसी वेरिएबल को। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटर कौन सा है। ऑपरेटर में कहता है इक्वल टू ऑपरेटर, जो सिंगल इक्वल है वो ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपका असाइनमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी सिंटैक्स या जनरल फॉर्म क्या है,
वो भी साथ देख लें। कहता है लेफ्ट साइड पे आपका क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल, फिर क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे हम इक्वल टू कहते हैं, और देन आपका क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद क्या लिखा हुआ है, सेमीकोलन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसे मैं जनरल फॉर्म में लेके आऊं तो बेसिकली ये वेरिएबल क्या कहलाता है, लेफ्ट वैल्यू, इक्वल के बाद आपके क्या आता है, राइट वैल्यू। लेफ्ट वैल्यू के बारे में बात सुन लें, हमेशा याद रखिएगा लैंग्वेज के अंदर लेफ्ट वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, वेरिएबल। ये कभी भी एक्सप्रेशन, कभी भी कांस्टेंट, कभी भी आपका कोई और चीज नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या रहेगी, वेरिएबल। क्यों, उसकी वजह यह है कि कहते हैं हमेशा राइट वैल्यू किसे असाइन होती है, लेफ्ट वैल्यू को। बात क्लियर होगी, लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वैल्यू को असाइन नहीं होती। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम चाहे a इक्वल टू बी कर दें या b इक्वल टू a कर दें, हम कहते हैं b की वैल्यू a को असाइन कर दें या a की वैल्यू b को असाइन कर दें, दोनों स्टेटमेंट सेम है। लेकिन यहां पे दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूं a इक्वल टू b, इसका मतलब है b की वैल्यू किसे असाइन करें, a को। और अगर मैं लिख रहा हूं b इक्वल a, तो इसका मतलब है a की वैल्यू b को असाइन करें और b की जो प्रीवियस वैल्यू है उसे क्या कर दे, रिमूव कर दे। लिहाजा इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरल फॉर्म में से हमें पता चला कि जो आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए जो स्टेटमेंट बन रही है, क्या असाइनमेंट स्टेटमेंट है। इसके अंदर जो लेफ्ट वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, आपकी वेरिएबल होगी। जबकि राइट वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, वो एक सिंपल कांस्टेंट हो सकता है, वो एक एक्सप्रेशन हो सकता है, वो एक वेरिएबल हो सकता है, वो एक फंक्शन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर हो रही है। हम अब चलते हैं, मूव करते हैं और इस सिंटेक्स के बाद इसके डिफरेंट एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल्स के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या कहती हैं। चलिए मूव करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम असाइनमेंट जो ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे थे उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स की। हमने क्या बात की थी, a इक्वल टू 10, 10 क्या है, यहां पर एक कांस्टेंट है। a इक्वल टू b, b क्या है, एक वेरिएबल है। इसके बाद देखें a इक्वल टू x प्लस 100, x वेरिएबल है, 100 कांस्टेंट है, लेकिन प्लस की वजह से ये क्या बन चुका है, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आपको नजर आएगी। इसी तरह हम सम बिल्ट इन फंक्शंस को भी इस्तेमाल करके असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब हमने गेट ch और गेट che के फंक्शन पढ़े थे तो मैंने क्या लिखा था, वेरिएबल इक्वल गेट ch और गेट che। वो क्या था, हम असाइनमेंट कर रहे थे और वो वैल्यू जो कि कोई ना कोई हमें फंक्शन लेके दे रहा था, और वो फंक्शन कौन सा था, गेट ch और गेट che। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ। दीज आर अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर। असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, इक्वल। अब ये क्या कह रहे हैं, उन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। कहता है जब भी, केमिस्ट्री में कहा जाता है जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाया जाता है तो वो कंपाउंड बन जाता है। लिहाजा यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर सबके अंदर कॉमन है और अरिथमेटिक ऑपरेटर चेंज होता रहता है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। उसने क्या बात की है, अरिथमेटिक असाइनमेंट। बात क्लियर हो रही है, अरिथमेटिक असाइनमेंट यानी कि प्लस के साथ इक्वल, फिर माइनस के साथ इक्वल, फिर मल्टीप्लाई के साथ इक्वल, फिर डिवीजन के साथ इक्वल, फिर रिमाइंडर के साथ इक्वल। अब ये हर एक के साथ इक्वल यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, कॉमन है। तो लिहाजा हमने कहा कि ये मल्टीपल थिंग्स को हमने इकट्ठा कर दिया है तो ये कंपाउंड बन गया। लेकिन हम कंपाउंड ऑपरेटर नहीं इसे कह सकते, क्यों, कोई ना कोई एक चीज तो कॉमन है। तो पता चलता है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हर एक के अंदर क्या है, कॉमन है। तो लिहाजा इसका नाम क्या रख दिया गया, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर तो कहते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा इसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। मैं इसकी पूरी हिस्ट्री बता दी है कि केमिस्ट्री में कंपाउंड किस चीज को कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, कंपाउंड बनता है। यहां पर हमने क्या किया, दो ऑपरेटर्स को आपस में मिला दिया है, कंपाउंड, और एक जो उनसे हर एक के अंदर कॉमन है असाइनमेंट, लिहाजा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब यहां पे देखिए उसने बात क्या की है, कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो ऑपरेटर्स को कंबाइन करें, कौन कौन से, अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर को। अब यहां पे देखते हैं कि बेसिकली इसका सिंटैक्स क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है कि असाइनमेंट पहले आएगा, ऑपरेटर जो सा दूसरा अरिथमेटिक बाद में आएगा, या अरिथमेटिक पहले आएगा वो बाद में आएगा, ये सारी चीजें। सबसे पहले देखें क्या आया वेरिएबल। ये वेरिएबल आपका लेफ्ट वैल्यू के तौर पे हमेशा रहेगा। राइट साइड पे आपका क्या होगा, कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा। जो हमारा मेन फोकस है, जो हमारा सबसे ज्यादा मेन थीम है, वो इस चीज पे रिलाय कर रहा है। ओपी इक्वल, ओपी स्टैंड फॉर ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर, क्योंकि इक्वल यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर तो सामने लिखा हुआ है, लिहाजा यहां पे ओपी जेनेरिक फॉर्म है, यानी कि ओपी क्या होगा, अरिथमेटिक में से कोई एक ऑपरेटर होगा। वो प्लस हो सकता है, वो माइनस हो सकता है, वो मल्टीप्लाई हो सकता है, वो डिवीजन हो सकता है, या फिर वो रिमाइंडर ऑपरेटर हो सकता है। यानी कि उन 5 ऑपरेटर्स में से कोई एक ऑपरेटर भी इस ओपी की जगह पे आ जाएगा तो ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर या अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं ताकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकें। अब पहले सबसे पहले ऑपरेटर की बात करते हैं। देखें, ऑपरेटर और इक्वल, यानी कि प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, यहां पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवीजन इक्वल और रिमाइंडर इक्वल। दोबारा बात याद करवाता हूं। मैंने क्या कहा था, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4 वो ऑपरेटर हैं जिनको आप किसी किस्म की भी न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं, चाहे वो इंटीजर्स हैं, चाहे वो आपके फ्लोटिंग पॉइंट है। अगर इंटीजर है तब भी वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट है तब भी वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। लेकिन अगर हम बात करें लास्ट वन रिमाइंडर ऑपरेटर की, तो अभी हम डिटेल में डिस्कशन करके आए हैं कि वो इंटीजर के अलावा किसी वैल्यू के ऊपर काम नहीं करता। इसका मतलब है अगर कोई एक वैल्यू भी पॉइंट वाली आ गई तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा। अब यहां पे देखना है कि ये बेसिकली काम किस तरह करती है। देखिए यहां पर बेसिकली आपका एक्सप्रेशन के अंदर 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। एक क्या होना है, एडिशन, दूसरा क्या होना है, असाइनमेंट। यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म होना है और असाइनमेंट भी। फिर सोचा जाता है कि अगर 2 ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं तो ये किस तरह होंगे। कहता है अगर मैं इसे आम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट में लिखूं तो ये किस तरह लिखा जाएगा, आपका लिखा जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट ए इक्वल ए प्लस बी। जरा गौर कीजिएगा, कौन सी स्टेटमेंट, ये ए को बी के साथ ऐड करें और पूरा जो एडिशन का रिजल्ट है वो लेफ्ट वेरिएबल में आके स्टोर कर दें। बात क्लियर रहेगी। लेफ्ट और राइट जो भी वेरिएबल है, या राइट साइड पे अगर कांस्टेंट भी है, या लेफ्ट और राइट ऑपरेंड्स की बात कर लेते हैं, उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों आ जाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या रहेगा, वेरिएबल। लेफ्ट साइड पे कभी भी कांस्टेंट नहीं है। लेफ्ट और राइट दोनों का क्या करना है, प्लस है तो ऐड करें और जो भी रिजल्ट आए वो वैल्यू किस पे असाइन कर दें, लेफ्ट वाले वेरिएबल के। लिहाजा अब सेकंड वन पे जाते हैं। ये किस तरह काम करेगा, ए इक्वल ए माइनस बी। लेफ्ट वाली वैल्यू में से बी को, यानी कि ए में से बी को माइनस करें और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आए वो कहां स्टोर कर दें, ए के अंदर। सेम इसी तरह आपका बाकी भी काम करना शुरू कर देंगे, जिसमें ए इक्वल ए मल्टीप्लाई बाय बी और ए इक्वल ए डिवीजन बी और लास्ट में आपका आ जाएगा ए इक्वल ए रिमाइंडर बी। अब ये देख लें कि बहुत आसान सी स्टेटमेंट्स हैं जिनको उन्होंने क्या कर दिया गया, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए क्या किया, कंबाइन कर दिया। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा किया जाएगा, स्पेशली जब हम लूप्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसमें इन स्टेटमेंट्स को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट किस तरह काम कर रही होती है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट 4 के ऊपर ये जो आपकी पहली 4 है, आप इस पे चाहे बात करवाएं इंटीजर की या चाहे बात करवाएं फ्लोटिंग पॉइंट की, लेकिन ये वाला जो सा ऑपरेटर है ये किस पे काम करता है, इंटीजर पे। ये कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट पे काम नहीं करेगा। लिहाजा ये बड़े सोच समझ के कीजिएगा
कि पता लगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जी 11 रिमाइंडर 5.5, ठीक है, और आप कहें जी 0 इसका रिमाइंडर आ गया, क्यों? क्योंकि 5.5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनता है? 11 बनता है, लिहाजा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 0 करके आंसर दे दें। ठीक हो गया। इंटीजर रिमेनिंग का मतलब ही क्या है? रिमेनिंग का मतलब है कि कोई ना कोई वैल्यू उसकी आ रही होगी अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रही। अगर पॉइंट में लेके चलें तो ऑब्वियसली हम किसी ना किसी वजह से पॉइंट्स और जीरो लगाकर उसको कंप्लीटली डिवाइड करके आंसर जीरो में ला सकते हैं। इसी वजह से रिमाइंडर ऑपरेटर का बेसिकली इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन स्ट्रक्चर के अंदर। डिसीजन स्ट्रक्चर्स जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी टर्नरी ऑपरेटर। वो जो टर्नरी ऑपरेटर थे वो बेसिकली क्या था? आपका डिसीजन स्ट्रक्चर से, और डिसीजन स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या कर सकते हैं? रिमाइंडर को इस्तेमाल करेंगे जब हम कंप्लीट डिवीजन किसी चीज़ को देख रहे होंगे। अक्सर हम वो प्रोग्राम जो कि इवन ऑड के होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह जब हम बाकी चीज़ों को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।